नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि की दुनिया में चलेंगे जिनकी कलम में गुस्सा भी था, सच्चाई भी और व्यवस्था की नींव हिला देने की ताकत भी। हम बात कर रहे हैं सुदामा पांडे धूमिल की। हमारे पास उनके जीवन और उनकी दो बहुत ही छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली कविताओं से जुड़े कुछ अंश हैं। और आज हम सिर्फ इन कविताओं का मतलब नहीं समझेंगे, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से अनुभव थे जिन्होंने गांव के साधारण लड़के को हिंदी कविता का एंग्री यंग मैन बना दिया। बिल्कुल, हमारा मकसद है धूमिल के शब्दों की एक एक परत को खोलना और ये देखना कि कैसे वो आज भी हमारे समय से सीधी बात करते हैं। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जब आजादी के सुनहरे सपने कह सकते हैं टूट रहे थे। हाँ, और एक कवि की आवाज संसद के सन्नाटे को चीरने की कोशिश कर रही थी। कविताओं पर जाने से पहले उस आवाज के पीछे के इंसान को जानना बहुत जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल। धूमिल का असल नाम सुदामा पांडे था। वो वाराणसी के पास खेवली गांव में किसान परिवार में पैदा हुए थे। उनका बचपन आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। पढ़ने में आता है कि सिर्फ 11 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हो गया और सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। जी, आर्थिक तंगी इतनी थी कि हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी और रोजी रोटी के लिए उन्हें कलकत्ता जाना पड़ा, जहां उन्होंने लोहा ढोने जैसा भारी मेहनत का काम भी किया। और हमें उस दौर के कलकत्ता को समझना होगा। वो 60 का दशक था। आजादी के बाद का मोहभंग वो चरम पर था। बेरोजगारी बढ़ रही थी और नक्सलबाड़ी आंदोलन की चिंगारी भी सुलग रही थी। हाँ, कलकत्ता उस पूरी बेचैनी का केंद्र था। धूमिल ने वहां अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, मजदूरों का शोषण है, उसे बहुत करीब से देखा। मतलब उनका गुस्सा किसी किताबी ज्ञान से नहीं आया। नहीं, वो जिंदगी की भट्टी में तप कर निकला था। वो जो लिख रहे थे वो उन्होंने जिया था। इसलिए जब हम उनकी भाषा के बारे में पढ़ते हैं कि वो सहज, सरल और चोटिल हैं, तो उसका मतलब यही है। हाँ, वो सड़क की भाषा थी, कारखाने की भाषा थी। बाद में जब वो वाराणसी लौटे और एक ITI में अनुदेशक की नौकरी करने लगे, तब भी वो अकेडमिक दुनिया से दूर ही रहे। वो उन कवियों में से नहीं थे जो विश्वविद्यालयों के सेमिनार में कविता पढ़ते थे। जी नहीं, वो मजदूरों और कारीगरों के बीच रहने वाले, उन्हें सिखाने वाले कवि थे। और शायद यही दूरी उन्हें वो खरापन देती है जो उनकी कविताओं में दिखता है। दुखद है कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से सिर्फ 39 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। बहुत कम उम्र में, लेकिन इतने कम समय में वो हिंदी कविता की धारा हमेशा के लिए बदल गए। चलिए अब उस कविता पर आते हैं जो उनकी पहचान बन गई। शायद हिंदी की सबसे ज्यादा कोट की जाने वाली राजनीतिक कविताओं में से एक, रोटी और संसद। हाँ, सिर्फ 9 पंक्तियां, लेकिन हर पंक्ति एक सवाल है। जी, आता है वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सुनने में कितनी सरल लगती है ना, जैसे बच्चों की कोई पहेली हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसकी सादगी ही इसका सबसे बड़ा हथियार है। चलिए इसे लाइन बाय लाइन देखते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है। ये तो हो गया उत्पादक वर्ग, किसान, मजदूर। हाँ, जो मेहनत करके कुछ बना रहा है। फिर एक आदमी रोटी खाता है। ये उपभोक्ता है, आम नागरिक। यहाँ तक तो एक सामान्य सामाजिक समीकरण दिखता है। एक बना रहा है, दूसरा खा रहा है। बिल्कुल, सब कुछ संतुलित लगता है। और यहीं धूमिल कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। एक तीसरा आदमी भी है। इस पंक्ति से ही कविता में तनाव पैदा होता है। हाँ, ये तीसरा आदमी कौन है? धूमिल बताते हैं, जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। मतलब वो उत्पादन और उपभोग की सीधी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो फिर वो करता क्या है? वो सिर्फ रोटी से खेलता है। ये पंक्ति मुझे लगता है इस कविता का दिल है। खेलना शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है। सही कहा। ये उस तीसरे आदमी की मानसिकता को दिखाता है। उसके लिए रोटी, जो किसी के लिए मेहनत है और किसी के लिए जिंदगी, वो महज एक खिलौना है, एक वस्तु है जिससे वो अपना फायदा निकाल सकता है। हाँ, वो रोटी की कीमतों से खेलता है, उसकी जमाखोरी करता है, उस पर नीतियां बनाकर अपना वर्चस्व कायम करता है। तो यहाँ रोटी सिर्फ भोजन नहीं है, वो देश के संसाधनों का, आम आदमी के हक का प्रतीक बन जाती है। बिल्कुल। तो ये तीसरा आदमी वो व्यवस्था है, वो बिचौलिया है, वो सत्ता है जो मेहनत करने वाले और जरूरतमंद के बीच खड़ी है और सारा मुनाफा खुद ले जाती है। यहाँ तक तो धूमिल ने एक समस्या को उजागर किया, लेकिन कविता का असली धमाका आखिरी 3 पंक्तियों में होता है। वो एक दर्शक बनकर नहीं रहते। नहीं, वो आगे आते हैं और सीधा सवाल करते हैं। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? रहने को तैयार नहीं है। वो जवाबदेही तय करना चाहता है। और ये सवाल वो किससे पूछ रहा है? खुद से, समाज से और सबसे बढ़कर
उस संस्था से जिसका काम ही इन सवालों का जवाब देना है। और जवाब मिलता है खामोशी। मेरे देश की संसद मौन है। ये मौन शब्द बहुत चुभने वाला है। संसद का काम बोलना है, बहस करना है, जवाब देना है। उसका मौन रहना स्वाभाविक नहीं है। हाँ, ये मौन या तो व्यवस्था की नाकामी को दिखाता है या फिर इस खेल में उसकी मिलीभगत को। जब मैंने पहली बार ये कविता पढ़ी थी तो इस मौन ने मुझे हिला दिया था। ये सिर्फ एक जवाब की कमी नहीं है। ये अपने आप में एक जवाब है। ये बताता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच आम आदमी के सबसे बुनियादी सवाल पर चुप है। धूमिल ने 9 पंक्तियों में उत्पादन, शोषण और राजनीतिक विफलता का एक पूरा इकोसिस्टम हमारे सामने रख दिया। तो रोटी और संसद में धूमिल ने व्यवस्था पर एक सीधा तीखा सवाल खड़ा किया, लेकिन वो सिर्फ सवाल पूछकर रुकने वाले कवि नहीं थे। सही, वो हमें ये भी सिखाते हैं कि इन सवालों के जवाब कहाँ और कैसे ढूंढे जाएं। और यही बात हमें उनकी उस कविता तक ले जाती है जिसे उनकी अंतिम रचना माना जाता है। ये कविता थोड़ी अलग है। हाँ, ये बाहर की दुनिया पर टिप्पणी करने के बजाय पाठक को अंदर झांकने के लिए कहती है। ये कविता के उद्देश्य और सच्चाई को देखने के नजरिए के बारे में है। कविता कुछ यूं है, शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि ये लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। ये कविता एक निर्देश से शुरू होती है। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो। वो हमें एक प्रक्रिया को देखने के लिए कह रहे हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि ये प्रक्रिया शब्दों के संयोजन में नहीं है, बल्कि कहीं और है। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। ये पंक्ति मुझे हमेशा रोक देती है। आदमी को पढ़ना, इसका मतलब है कि सच्ची कविता भाषा के सौंदर्य या अलंकार में नहीं रहती। अच्छा, वो अक्षरों और शब्दों के बीच जो खाली जगह है, जो सन्नाटा है, उसमें छुपी हुई है। और उस खाली जगह में कौन है? वो गिरा हुआ आदमी, वो इंसान जिसे समाज और व्यवस्था ने हाशिए पर धकेल दिया है। बिल्कुल। धूमिल कह रहे हैं कि कविता का काम सुंदर शब्द लिखना नहीं, बल्कि उस हाशिए पर पड़े इंसान के अनकहे दर्द को पढ़ना और उसे आवाज देना है। तो पाठक से भी एक तरह की मेहनत की उम्मीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ शब्दों को मत देखो, उनके पीछे की इंसानियत को महसूस करो। हाँ, और अगली पंक्तियां इसी बात को और गहरा करती हैं। वो पाठक से पूछते हैं, क्या तुमने सुना कि ये लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? ये एक सीधी चुनौती है। लोहे की आवाज और खून का रंग। मुझे लगता है लोहे की आवाज शायद मशीनों के शोर या एक बेजान कलात्मक रचना का प्रतीक हो सकती है। और खून का रंग? वो सीधे सीधे मानवीय पीड़ा और संघर्ष की बात करता है। दिखती है, या तुम उसके पीछे की मानवीय त्रासदी, उस शोषण को महसूस कर पाते हो। ये एक तरह से पाठक की संवेदनशीलता का टेस्ट है। बिल्कुल। और फिर आता है वो अंतिम हिस्सा, जो मेरे ख्याल से सिर्फ इस कविता का ही नहीं, बल्कि धूमिल के पूरे काव्य दर्शन का सार है। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। ये एक कालजयी रूपक है। यह हमें ज्ञान और अनुभव के स्रोत के बारे में एक क्रांतिकारी बात बताता है। सदियों से हम ज्ञान के लिए विशेषज्ञों के पास जाते रहे। हाँ, ये तो है। लेकिन धूमिल इस परंपरा को पलट देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज की सच्चाई जाननी है तो उसके बनाने वाले से मत पूछो, बल्कि उससे पूछो जो उसे भोग रहा है। वाह, मतलब लोहार तो लोहे के गुण बता सकता है, उसका वजन बता सकता है। हाँ, उसे बनाने की प्रक्रिया बता सकता है, लेकिन उस लोहे का असली स्वाद, उसकी चुभन, उसका दबाव, उसकी पीड़ा, ये तो सिर्फ वो घोड़ा ही बता सकता है जिसके मुंह में वो लगाम हर पल कसी रहती है। यही तो अगर आपको किसी सरकारी नीति का असर जानना है तो नीति बनाने वाले अफसर से मत पूछो, उस गरीब आदमी से पूछो जिसकी जिंदगी उस नीति से बदल रही है। अगर आपको जुल्म को समझना है तो जालिम के तर्क मत सुनो, मजलूम की खामोशी सुनो। ये दुनिया को देखने का, सच को खोजने का एक घोषणा पत्र है। एक कवि के तौर पर ये उनकी अंतिम वसीयत है। तो अगर हम इन दोनों कविताओं को एक साथ देखें तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर उभरती है। एक तरफ रोटी और संसद है जो एक राजनीतिक समस्या को उजागर करती है, वो तीसरे आदमी और मौन संसद वाली। हाँ, और दूसरी तरफ ये अंतिम कविता है जो एक दार्शनिक रास्ता सुझाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। ये दोनों कविताएं अलग अलग नहीं हैं। पहली कविता एक सवाल है तो दूसरी कविता उस सवाल का जवाब खोजने का तरीका बताती है। रोटी और संसद पूछती है कि ये तीसरा आदमी कौन है,
और संसद मौन क्यों है? और अंतिम कविता जवाब देती है कि अगर तुम्हें इस मौन का मतलब और तीसरे आदमी के खेल को समझना है तो तुम्हें उस घोड़े से पूछना होगा जिसके मुंह में लगाम है। यानी तुम्हें उस रोटी बेलने वाले आदमी की बात सुननी होगी। एकदम सही। धूमिल सिर्फ व्यवस्था की आलोचना करके पाठक को अकेला नहीं छोड़ देते, वो उसे उस आलोचना के लिए जरूरी दृष्टि भी देते हैं। वो कहते हैं कि असली ज्ञान और सच्ची संवेदना सत्ता के गलियारों में नहीं मिलेगी, वो हाशिए पर खड़े लोगों के अनुभवों में मिलेगी। वो पाठक को सिर्फ एक सूचना का उपभोक्ता नहीं बल्कि एक जागरूक और संवेदनशील भागीदार बनाना चाहते हैं। यानी वो पहले कहते हैं देखो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, और फिर कहते हैं अब मैं तुम्हें वो औजार देता हूं जिससे तुम इस तरह की हर समस्या को खुद पहचान सको। ये पाठक को सशक्त बनाने जैसा है। यही धूमिल की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने कविता को अकादमिक बहसों और बंद कमरों से निकालकर सड़क पर खड़े आम आदमी के सवालों से जोड़ दिया। उनकी भाषा इसीलिए इतनी सीधी और चोट करने वाली थी क्योंकि वो किसी भाषाई चमत्कार से प्रभावित नहीं करना चाहते थे, वो सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचना चाहते थे। धूमिल की सिर्फ 2 छोटी कविताओं की ये एक अद्भुत पड़ताल थी। उनके शब्द सरल हो सकते हैं, लेकिन जो सवाल वो उठाते हैं वो आज दशकों बाद भी उतने ही गहरे और प्रासंगिक हैं। वो हमें हमेशा सतह के नीचे देखने के लिए, शब्दों के पीछे छिपे इंसान को पढ़ने के लिए और सत्ता के हर मौन पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। धूमिल ने हमें उस घोड़े की सुनने को कहा जिसके मुंह में लगाम है। आज की इस शोर भरी सूचनाओं और बहसों से अटी पड़ी दुनिया में वो कौन लोग हैं जिनकी आवाज हम नहीं सुन रहे हैं? वो कौन से घोड़े हैं जिनकी लगाम हमें दिखाई नहीं दे रही? वो हमें लोहे के किस स्वाद के बारे में बता सकते हैं? सोचिएगा जरूर।